अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मशीन लर्निंग पे, और आज हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जब हम मशीन लर्निंग को यूज़ करेंगे और कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में हम डीप लर्निंग को यूज़ किया करेंगे। तो आज इन दोनों का जब मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा तो इस लेक्चर से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि हमने किस वक्त मशीन लर्निंग को यूज़ करना है और किस वक्त हम डीप लर्निंग को यूज़ करेंगे, या किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए हम मशीन लर्निंग को यूज़ करते हैं और किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए हम डीप लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। तो मशीन लर्निंग की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि मशीन लर्निंग में हम एक डाटा सेट दिया जाएगा, वो डाटा सेट टेबुलर फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सामने बनाता हूँ, ये हमारे पास एक डाटा सेट है जिसमें एक फीचर है फीचर 1 F1, एक फीचर है F2 फॉर एग्जांपल, और एक हमारे पास फीचर है F3। और ये तीन फीचर्स जो हैं ये एक आउटपुट कॉलम के लिए तीनों फीचर्स सपोर्ट कर रहे हैं। फर्ज कर लें कि हमारे पास एक आउटपुट कॉलम को, तो F1 एक फीचर है, F2 एक फीचर है। इन तीन फीचर्स को यूज़ करते हुए एक आउटपुट कॉलम हमारे पास बन रहा है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे पास कुछ फीचर्स होंगे और उन फीचर्स की बेस पे हमने कोई ना कोई आउटपुट प्रिडिक्ट करनी होगी। तो हम इन फीचर्स को, इस डाटा सेट के इन फीचर्स को एनालाइज करेंगे, और एनालिसिस के इस प्रोसेस को हम बोलते हैं EDA। क्या बोलते हैं? EDA। EDA स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। अब EDA क्या है? EDA में हम अपने डाटा सेट को लेकर उस पर कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। जब डाटा सेट हमारे पास कोई मौजूद होता है तो हम उस डाटा सेट पर EDA अप्लाई करते हैं, और EDA से क्या मुराद है कि हम कुछ स्टैटिस्टिकल मेजर, कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो हैं वो अपने डाटा के ऊपर अप्लाई करेंगे और इसको एनालाइज करेंगे, और उन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि फीचर 1, फीचर 2 और फीचर 3 का हमारे आउटपुट के साथ क्या रिलेशन है, किस हद तक ये तीनों फीचर्स जो हैं वो हमारे डाटा सेट के साथ, हमारे आउटपुट कॉलम के साथ रिलेटेड है। जब हम ये EDA कर लेंगे तो हम EDA करने के बाद एक इक्वेशन सजेस्ट करेंगे। वो इक्वेशन जो है ऐसी इक्वेशन होगी जो हमारे एनालिसिस के मुताबिक इस डाटा को प्रॉपर तरीके से क्या करेगी, प्रेजेंट करेगी, जिसको हमने लास्ट टाइम क्या नाम दिया था? जनरल इक्वेशन का नाम दिया था। और इसी सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मशीन लर्निंग। ये हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। मशीन लर्निंग की इस डेफिनेशन का तो हमें पता चल गया। अब जहाँ पर जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास डाटा सेट मौजूद था, आपने क्या किया? उस डाटा सेट का EDA एनालिसिस किया, और उस EDA के बाद आपने क्या फाइंड आउट करने की कोशिश की? आपने इन फीचर्स की आउटपुट कॉलम के साथ तमाम परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस को कैलकुलेट करने की कोशिश की यूजिंग सम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। अब थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें कि वो जो आपने परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस कैलकुलेट की वो लिमिटेड थी। वो हमारे पास लेट्स सपोज 6 थी, 8 थी, 10 थी, कुछ इस तरह के वो परमुटेशंस थे। इन तीन फीचर्स के फ़र्ज़ करने के हमारे पास 10 परमुटेशंस थी, 10 कॉम्बिनेशंस थे जो हमने क्या किए? फाइंड आउट कर लिए। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर हमारे पास फीचर्स बहुत ज़्यादा हों, फीचर्स क्या हों? बहुत ज़्यादा, या उन फीचर्स के जो परमुटेशंस हैं और जो कॉम्बिनेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बन रहे हों, तो हो सकता है कि 8-10 कॉम्बिनेशंस कैलकुलेट करना, उनको एनालाइज करना हमारे लिए आसान है। लेकिन अगर हमारे पास 1 लाख कॉम्बिनेशंस बन रही हों, 1 लाख परमुटेशंस बन रही हों, तो फिर हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है कि हम डाटा को खुद एनालाइज करें। तो हमें फिर एक ऐसा सिस्टम चाहिए होगा
जो क्या करे, ऑटोमेटिकली उन रिलेशंस को, उन परमुटेशंस को, उन कॉम्बिनेशंस को जो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं उनको कैलकुलेट कर सके। समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस जो हैं वो एक लिमिटेड अमाउंट है तो फिर तो मामला आसान है, हम काम आसानी से कर सकते हैं। 8 या 10 परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस बहुत बारीक हद तक हों या फिर बहुत ज़्यादा हों कि उनको फाइंड आउट हम इतनी एफिशिएंटली ना कर सकें, तो फिर हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो क्या करे, तमाम फीचर्स के तमाम परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बिल्कुल माइक्रो लेवल तक फाइंड आउट कर सके। और जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम डीप लर्निंग की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ, ये देखिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, इस इमेज में भी ब्लू कलर है, इस इमेज में भी ब्लू कलर है, ये दो इमेजेस मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं। अब इन इमेजेस में ब्लू कलर है, वाइट कलर भी है, हो सकता है कुछ ब्लैक कलर भी हो। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दोनों इमेजेस सिमिलर हैं या सिमिलर नहीं हैं, तो आप मुझे क्या आंसर देंगे? आप कहेंगे ये दोनों सिमिलर नहीं है, ये डिफरेंट इमेज है, ये डिफरेंट इमेज है। हालांकि इनमें कलर जो हैं वही वाइट, ब्लू और ब्लैक यूज हो रहे हैं। इस इमेज में भी वाइट, ब्लू और ब्लैक इमेज यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी ये इमेज जो है, ये दोनों इमेजेस आपस में सिमिलर नहीं है। तो इसकी क्या वजह है कि ये दोनों इमेजेस आपस में सिमिलर नहीं है? क्योंकि ये दोनों इमेजेस की पिक्सल अरेंजमेंट जो है वो क्या है, डिफरेंट। पिक्सल अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर मेरी बात अब आपने गौर से सुननी है कि जब भी हम चलें एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक फेस आपका है, एक फेस किसी दूसरे शख्स का है। अब दोनों फेस के फीचर्स जो हैं वो क्या है, सेम है। दोनों की दो आंखें हैं, एक नाक है, दो कान है, लेकिन फिर भी दो मुख्तलिफ लोग एक दूसरे से डिफरेंट लगते हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि उनकी जो पिक्सल अरेंजमेंट है, जिस तरह ये पहला इमेज मैंने आपको दिखाया और ये दूसरा इमेज मैंने आपको दिखाया, इन दोनों इमेजेस की जो पिक्सल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये दोनों इमेजेस क्या लग रहे हैं, एक दूसरे से डिफरेंट लग रहे हैं। और अगर मैं आपको डाटा के तौर पर ये इमेजेस दे दूं तो आप इसकी जो परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस हैं जो विजिबल हैं वो तो आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि इसके जो डीपर रिलेशनशिप्स हैं, जो डीपर दोनों में डिफरेंसेस हैं या दोनों में जो रिलेशनशिप है वो आप इतने अच्छे तरीके से फाइंड आउट ना कर सकें। तो समहाउ फिर इनको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि वो सिस्टम इन दोनों इमेजेस के पिक्सल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इंतहाई माइक्रो लेवल तक फाइंड आउट कर सके। और जो सिस्टम है जो हमें रिक्वायर्ड है इन तमाम परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस को फाइंड आउट करने के लिए, वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? वो डीप लर्निंग प्रोवाइड करती है। तो पता ये चला कि आप डीप लर्निंग की बात करें या मशीन लर्निंग की बात करें, हमें क्या करना है, हमें अपने गिवन डाटा के बिटवीन रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करने हैं। लेकिन अगर वो रिलेशनशिप्स कम हैं या सादा है या आसानी से आइडेंटिफाइबल हैं तो मशीन लर्निंग इज़ द अप्रोच। लेकिन अगर वो पिक्सल्स जो हैं या वो जो डाटा है जो हमारे पास गिवन डाटा है वो इंतहाई कॉम्प्लेक्स है, उसके दरमियान रिलेशनशिप्स को जो फाइंड आउट करना है वो बहुत माइक्रो लेवल तक फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो फिर डीप लर्निंग इज़ द अप्रोच वी विल यूज़। होप सो कि आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सो आखिरी बात करके मैं अपने लेक्चर को वाइंड अप करूँगा, और वो बात ये है कि जब भी हमारे पास गिवन डाटा इस तरह का होगा कि हम उसके फीचर्स के ऊपर आसानी से ईडीए परफॉर्म कर सकें, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई कर सकें और मैक्सिमम परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस को फाइंड आउट कर सकें, तो मशीन लर्निंग इज़ द अप्रोच विच वी विल यूज़। और अगर हमारे पास डाटा कुछ इस तरह की फॉर्म में हो जिसमें बहुत ज़्यादा परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस मौजूद हों, फॉर एग्जांपल इमेजेस का कंपैरिजन करना हो, ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन करनी हो, साउंड को
जो है एनालाइज करना हो या फिर टेक्स्ट डाटा को एनालाइज करना हो, तो इस तरह के डाटा में, इस तरह के डाटा के फीचर्स में परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस को हमें बहुत माइक्रो लेवल पर जाकर देखना पड़ता है। तो हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो सिस्टम उन तमाम परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस को ऑटोमेटिकली क्या करे, फाइंड आउट कर ले। तो जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो फिर हम किसको यूज़ करेंगे, डीप लर्निंग को यूज़ करेंगे। तो आपको बात समझ आ गई होगी कि हमने मशीन लर्निंग की अप्रोच कब यूज़ करनी है और डीप लर्निंग को कब यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर।